इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2024 के लिए क्विज 6 करेंगे। इसमें आपका पीवाईक्यूज एंड करंट अफेयर होंगे और ये आपका यूपीपीएससी पीसीएस आरओ और जितने स्टेट पीसीएस एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए यूज़फुल होगा। ये प्रीलिम्स और मेंस 2024 का कोर्स है तो आप इसको देख सकते हैं, और ये 2025 का है, 2025 का कोर्स है तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी ये टॉपर्स की कॉपी है। 2023 में जो टॉपर्स थे जिन्होंने एचपीपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लिया था तो उनकी कॉपी है ये। और बाकी ये प्रेडिक्शन है, 102 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अंदर आए थे और 96 क्वेश्चन मेंस के अंदर आए थे। तो इस पीडीएफ को आप जो है नीचे देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस हिसाब से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। तो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है? इसका आंसर है आंसर सी, इंडिया इन यूएसए। तो जुडिशियल रिव्यू जो है इंडिया और यूएसए दोनों में एग्जिस्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। तो सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसका आंसर है आंसर सी, हेबेस कॉर्पस। तो आर्टिकल 226 के अंदर जो हाई कोर्ट के पास पावर है टू इशू अ सर्टेन रिट्स, तो टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, इसके लिए कौन सी रिट होती है? हेबेस कॉर्पस। तो ये हो गया। तो ये है, द रिट इशूड बाय द कोर्ट whose object is to secure the release of a person found to be detained illegally and secure the liberty of the individual। और सुप्रीम कोर्ट में यह जो पावर है वो है आर्टिकल 32 के अंदर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखो, अगर कभी भी आपको इस टाइप का स्टेटमेंट मिले जहाँ नॉट लिखा हो, इनकरेक्ट लिखा हो, तो सबसे पहले उसको एक बॉक्स में डाल देना, जिससे आपको जब आप आंसर को टिक लगा रहे हो, ऑप्शंस को टिक लगा रहे हो, तो आपको याद रहे कि इसमें नॉट पूछा गया है। तो नॉट इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर ए, एडवाइजरी जुडिक्शन। तो एडवाइजरी जुडिक्शन जो है आर्टिकल 143 के अंदर आता है और ये जुडिक्शन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द हाई कोर्ट। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द कॉमन जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो इसमें से कौन से जो है वो दोनों के अंडर आते हैं? तो इसका आंसर है, देखो, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। म्यूचुअल डिस्प्यूट अमंग द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। प्रोटेक्शन ऑफ, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर दोनों के अंदर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है वो अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट जो प्रोटेक्ट करता है वो अंडर आर्टिकल 226। और आप सबको पता ही होगा, हमने पुराने क्विज में कर रखा है, फंडामेंटल राइट इज अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया। तो इसका आंसर है आंसर बी, 28 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी याद है आपको, 26 जनवरी 1950, इसमें 2 दिन ऐड कर देना। 28 जनवरी 1950 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था। नेक्स्ट है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। तो नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करने की पावर किसके अंदर है? तो ये पार्लियामेंट के अंदर है। तो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट है, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू। तो जज किसको रिजाइन लेटर लिख सकता है? तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जज बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। तो ये प्रेसिडेंट को कर सकता है। तो एवरी जज जो है वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील and shall be in the office till he or she attain the age of the 65 years।
तो इसका आंसर हो गया आंसर बी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है द एज ऑफ द रिटायरमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इज, तो एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी है, इसका आंसर है आंसर डी 65 ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स है और हाई कोर्ट का जो है वो 62 ईयर्स है। नेक्स्ट है द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय, तो सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय, इसका आंसर है आंसर सी पार्लियामेंट। तो अकॉर्डिंग मतलब अंडर आर्टिकल 125 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द सैलरी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एज स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। देखो सेकेंड शेड्यूल जो है वो आपका सैलरी से रिलेटेड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेकेंड शेड्यूल के अंदर किस किस की सैलरी मेंशन है, किस किस की सैलरी जो है सेकेंड शेड्यूल के अंदर मेंशन है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका हो गया आंसर सी। 10th क्वेश्चन है द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, इसका है आंसर सी प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 126 के अंदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। और ये कब होता है कि जब जो सीजीआई की पोस्ट है वो वैकेंट हो जाए या ही और शी इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, इसका आंसर है आंसर डी होगा, क्योंकि इसका आंसर है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो इसमें क्या था कि 13 जजेस बेंच थी ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट और मेजॉरिटी ऑफ 7:6 ने ये कहा था कि जब पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तभी अमेंड कर सकता है जब वो डैमेज और डिस्ट्रॉय ना करे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि अमेंडमेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 368 लिखा हुआ है। तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये कोई कैसे हुई कि 5 जजेस से ऊपर जितनी भी बेंचेस होती हैं दोज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये 13 जजेस की बेंच थी, 7:6 में इसका वर्डिक्ट आया था और इसमें ये बोला था कि अमेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी होगा वो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू होगा। इसका आंसर हो गया आंसर डी केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 12 सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू द, तो सैलरी और अलाउंस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू द आंसर बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेट अंडर आर्टिकल 202 सब क्लॉज 3। ये हो गया सैलरी एंड अलाउंस बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये इसमें एक कैच ये है कि जो हाई कोर्ट को के जजेस हैं जो उनको पेंशन मिलती है वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो याद रखना फंड ऑफ इंडिया ये एक कैच है। तो अंडर आर्टिकल 112 सब क्लॉज 3। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट। असर्शन एंड रीजन है हाई कोर्ट आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ इंडियन सिटीजन देन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट टू प्रोटेक्ट ओनली द फंडामेंटल राइट्स। देखो इसका आंसर क्या है, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं हाई कोर्ट आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो अंडर आर्टिकल 2026 आपकी फंडामेंटल राइट्स तो प्रोटेक्ट करता ही है और साथ में अदर राइट्स भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोनली जो है आपकी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है अंडर आर्टिकल 32। तो हाई कोर्ट जो है वो बेटर पोजीशन में है, बिल्कुल सही बात। इसका रीज़न क्या दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इशू रेट कर सकता है ओनली टू प्रोटेक्ट ओनली द फंडामेंटल राइट। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। बोथ ए एंड ट्रू
आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शेल नॉट इंक्लूड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टर्म डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो क्या इंक्लूड नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है आंसर सी, ट्रिब्यूनल जज। तो आर्टिकल 236 में जो है जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जो डीजे होता है, डीजे वो इंक्लूड करता है जज ऑफ सिटी, जज ऑफ सिटी सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट हो गया, एडीजे हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डीजे हो गया, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, फिर चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, फिर आपका चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट होते हैं उसके अंदर, फिर आपके एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट होते हैं, फिर सेशन जज होते हैं, फिर एडिशनल सेशन जज होते हैं, फिर असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल जज नहीं होते, ट्राइब्यूनल जज नहीं होते। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट हो गया, द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। तो मोबाइल कोर्ट किसका ब्रेन चाइल्ड था? इसका आंसर है आंसर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इमेजिन अबाउट द मोबाइल कोर्ट एंड द मोबाइल कोर्ट, द फर्स्ट मोबाइल कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? अगस्त 2007 इन मेवात हरियाणा में। और इसको किसने इनॉग्रेट किया था? उस टाइम हमारे सीजीआई थे केजी बालकृष्णन। केजी बालकृष्णन जो है उस टाइम सीजीआई थे। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट द ट्रायल फॉर, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में पर्सन डिटेन हो सकता है विदाउट द ट्रायल। इसका आंसर है आंसर बी, 3 months। तो आर्टिकल 22 का सब क्लॉज फॉर्म में ये बोला गया है कि जो पर्सन है कैन बी डिटेन विद द ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट है, द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज दैट। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है? इसके सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो एसेंशियल दैट इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड। तो थोड़ा ठीक लग रहा है ये। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड और टेकन अवे, ये ठीक नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। ये है कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, मतलब असेंशियल जो पार्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट इन आर्टिकल 368। तो ये भी ठीक नहीं। प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, तो ये भी गलत है क्योंकि आपके सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये जो है वो अमेंड हुए थे। तो इसका सही आंसर हो गया आंसर है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का मतलब ये हो गया कि जो आपके कुछ फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो इतने ज़्यादा असेंशियल हैं कि वो फीचर्स नहीं हट सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, उसमें ये बोला था कि देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड इन एनी केस। तो कुछ फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंड नहीं हो सकते, और ये फीचर जो है टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है डिफरेंट अपने जजमेंट में बताता है कि क्या फीचर है। तो ये कुछ फीचर हैं जो आपके नहीं हो सकते। द केशवानंद भारती केस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, केशवानंद भारती केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका आंसर है आंसर बी, द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिलो केस इज टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर है आंसर सी, 9th। तो इट्स बेसिकली अ लैंडमार्क केस, और इसने कहा इट्स अपहेल्ड द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू लॉ।
इंक्लूडिंग द वन अंडर द 9th शेड्यूल। तो क्या था कि पहले ये था कि 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी लॉज हैं दोज आर प्रोटेक्टेड। तो लेकिन अब क्या है कि आपके जो उसकी लिमिट है कि केशव नंदन भारती केस के बाद जो भी सारे लॉज आए दोज कैन बी रिव्यूड बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी 9th। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट उद्भव विच वॉज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी एम्स टू। प्रोजेक्ट उद्भव जो है एम्स क्या करता है, इसका आंसर हो गया आंसर डी रीडिस्कवर इंडिक हेरिटेज इन स्पेसक्राफ्ट। तो इंडियन आर्मी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था प्रोजेक्ट उद्भव टू रीडिस्कवर द प्रोफाउंड इंडियन हेरिटेज ऑफ द स्टेट क्राफ्ट जो है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है मत्स्य 6000 रिसेंटली न्यूज। तो मत्स्य 6000 क्या है, तो इट्स अ डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमरीन। तो क्या है कि इंडियन साइंटिस्ट ने गियर अप किया है फॉर एम्बिशियस प्रोजेक्ट समुद्रयान, जिसका काम है कि 3 पीपल सेंड किए जाएंगे 600 मीटर अंडर वाटर सबमरीन होगी जिसका नाम होगा मत्स्य 6000। इसका काम होगा टू एक्सप्लोर द ओशन डेप्थ ऑफ द प्रीशियस मेटल और मिनरल हो गया जैसे कोबाल्ट निकल हो गया मैग्नीज हो गया, तो इन सबको करेगा। तो 3 पीपल और 6000 मीटर ये याद रखना। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू सरस 3 कंसीडर द फॉलोइंग। इट इज एन एक्सरे टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व द ल्यूमिनियस गैलेक्सीज इज डेवलप्ड बाय इसरो। तो इसमें क्या है, इसमें इनकरेक्ट पूछा है। तो मैंने आपको बताया कभी भी नॉट इनकरेक्ट तो ये सब आए तो इसको सर्कल कर देना कि इनकरेक्ट पूछा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें से जो है दोनों इनकरेक्ट है। दोनों इनकरेक्ट क्यों है, तो सरस इज एम टू डिजाइन एंड बिल्ड द एंड डिप्लॉय इन इंडिया अ प्रिसीजन रेडियो टेलीस्कोप। it is a radio telescope to detect extremely faint radio wave signal from the depth of the time from the depth of the time when the first galaxies and stars were formed. So it's a radio telescope for the depth of the time. It is developed by ISRO, ये भी गलत है बिकॉज ये किसने बनाया है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है 5 पॉइंट कंसेंसस विच वॉज इन यूज इज रिलेटेड टू। 5 पॉइंट कंसेंसस किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर है आंसर सी म्यांमार। तो ब्रिक्स ने मार्क करी है अपनी 15th समिट जिसमें अपनी मेंबरशिप को उसने बढ़ा दिया। 5 से 10 मेंबरशिप हो गई हैं, 11 हुए थे लेकिन अर्जेंटीना ने जो है ऑप्ट आउट कर लिया था। अर्जेंटीना ने ऑप्ट आउट कर लिया था तो 5 से 10 हो गई। तो ये 5 पॉइंट कंसेंसस जो है वो म्यांमार से रिलेटेड है। तो द टर्म मानकेडिंग वॉज समटाइम्स इन न्यूज विच रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। इसका आंसर है आंसर सी क्रिकेट। This kind of run out is a part of the laws of the cricket where there is a long term unspoken rule regarding the spirit of the game. तो ये नेम ड्राइव हुआ था जो ग्रेट इंडियन बॉलर थे आपके विनु मानकंड who famously ran out the Australian Bill Brown in this fashion in the Sydney 1947. So basically it's a run out is a part of the spirit of the game. तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि
ये एक अनस्पोकन रूल है, सजेस्ट दैट द बॉलर और टीम शुड वॉर्न अ प्लेयर बिफोर परफॉर्मिंग द रन आउट अटेम्प्ट। तो जो बॉलर है या फिर टीम है वो प्लेयर को वॉर्न करेगी बिफोर परफॉर्मिंग द रन आउट अटेम्प्ट। तो देखो जैसे क्या है, यहाँ स्टेम्प है, यहाँ स्टेम्प है, आपका यहाँ बॉलिंग हो रही है, आपका जो इधर साइड जो प्लेयर है वो अपनी क्रीज से बाहर निकल जाता है, तो एक वॉर्न आउट करेगी कि मतलब हाँ कि ठीक है आप जो है क्रीज से बाहर निकल रहे हो और मतलब अभी भी, तो वो वॉर्न आउट आपको रन आउट के लिए वॉर्न करेगा। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या नहीं इंक्लूड करता है, तो इसका आंसर है आंसर डी, प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड नहीं करता। तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है फूड ग्रेन की, तो बेसिकली आपका इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन वॉज प्रिक्योर्ड बाय द FCI। इट इज़ द टोटल ऑफ द MSP या बोनस कुछ भी पेड टू द फार्मर, बोनस अगर कुछ दिया हो, प्लस प्रिक्योरमेंट incidental procurement incidental and the distribution cost। तो प्रिक्योरमेंट इंसिडेंटल क्या होता है कि इनिशियल कॉस्ट जो इनकर्ड होती है ड्यूरिंग द प्रिक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपका क्या होता है कि उसकी फ्राइट हैंडलिंग चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस और जो आपका ट्रांजिट में जो लॉस होता है वो उन सब में जो होती है। तो देखो क्या होता है कि आपकी सोइंग पीरियड से पहले जो है गवर्नमेंट MSP अनाउंस कर देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSP अनाउंस कर देती है। अगर स्टेट को अगर उसको कोई बोनस देना चाहे तो वो स्टेट जो है बोनस दे सकती है। फिर उसके बाद आपके प्रिक्योरमेंट इंसिडेंटल होते हैं जिसमें आपकी जितनी भी पब्लिक एजेंसी प्रिक्योरिंग एजेंसी है, जैसे फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट हो गया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, तो वो आपका प्रिक्योर करेगा। फिर उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो आपकी फ्राइट कॉस्ट होती है, ये सब होती है स्टोरेज में, आपके जो FCI में स्टोरेज में ये रखी जाती है। तो ये इन सारे चीज़ों को गुजर के जो है वो आपके यहाँ आपके FCI में आके आपका फूड ग्रेन स्टोर होता है इन सारी चीज़ों से गुजर के। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। तो R21 is the first malaria vaccine to recommend by WHO. It was developed by University of Oxford and Bharat Biotech। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट पूछा है, दोनों गलत है, तो नाइदर वन नाइदर टू। तो R21 जो है वो सेकेंड मलेरिया वैक्सीन है, दिस इज द सेकेंड मलेरिया वैक्सीन टू बी रिकमेंडेड बाय। पहली क्या थी, पहली थी आपकी RTSSA01 जिसको WHO का रिकमेंडेशन मिला था 2021 में। ये गलत है क्योंकि इसको इट वाज डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है केमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीन इन न्यूज। केमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन आंसर सी, बिहार। इट इज इन बिहार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Karman line is an imaginary line that demarcates the earth atmosphere from the space. Second, there is significant difference in the presence of air on either side of the line and effect of gravity ends there। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट पूछा है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। देखो करमन लाइन इज लोकेटेड एट 100 किलोमीटर अबव सी लेवल, 100 किलोमीटर अबव सी लेवल। ये एक इमेजनरी लाइन है जो डिमार्केट करती है अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस। तो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है और ये स्पेस है, तो यहाँ डिमार्केट करने के लिए जो एक लाइन है इमेजनरी लाइन, उसको हम
कर्मल लाइन बोलते हैं। तो इट इज अ बाउंड्री बिटवीन द अर्थ, स्काई एंड द स्पेस। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ आइदर साइड ऑफ अ लाइन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रेशर और द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो प्रेशर में भी कोई डिफरेंस नहीं है, प्रेशर में भी कोई डिफरेंस नहीं है सेम, एंड कंपोजिशन ऑफ एयर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। और अर्थ की जो ग्रेविटी है वो अभी भी अपना जो पुल है वो यहाँ एग्जिट करती है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर भी यहाँ एंड नहीं होता। तो इट इज़ अ लाइन, अर्थ एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच में ये लाइन है। तो यहाँ आपका कोई डिफरेंस नहीं होता, प्रेशर में, कंपोजिशन ऑफ एयर में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, अर्थ की ग्रेविटी भी कंटिन्यू करती है अपना पुल हेयर, और इवन द अर्थ एटमॉस्फेयर जो यहाँ एंड नहीं होता। इट इज़ लोकेटेड 100 किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो ये हमारा क्विज़ यहीं फिनिश होता है, और बाकी आप 2024 का और 2025 का कोर्स देख सकते हैं, और बाकी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल जो पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।